Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हैं बिजनेस स्टडी का। इस बार मैं लाई हूँ क्लास 11 का, ठीक है, चैप्टर 10 इंटरनल ट्रेड। आज हम लोग इसकी बात करने कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड जैसे कि इसके नाम से ही विजिबल हो रहा है कि ये जो ट्रेड है, सेल परचेजिंग हो रही, वो इंटरनल यानी कि किसी कोई बाउंड्रीज है उसके अंदर ही ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ये चैप्टर इसको डिफाइन करेगा। तो इसमें मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ये चैप्टर को पार्ट में किया है। तो ये जो मेरा पहला वीडियो है इंटरनल ट्रेड का, वो है पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। और इसमें आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, वो ये कि इस बार मैंने इस वीडियो के एंड में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि आपने इन सबको अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, उसमें आपको बहुत कुछ डिटेल में आंसर नहीं देना है, जस्ट ऑब्जेक्टिव है, जस्ट टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट और फोकस। ठीक है, तो अगर और उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके कर सकते हैं, और आप मुझे ये भी उसका फीडबैक भी बताइएगा कि क्या ये फ्रूटफुल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो हमारा जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया है वो है, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड से आप क्या समझते हो। ठीक, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द नेशन बाउंड्रीज। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया इंट्रो में कि कोई बाउंड्रीज के अंदर अगर वो ट्रेडिंग हो रही है तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगी। यानी कि देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, विद इन द नेशन बाउंड्री, यानी कि जो हमारे देश की, राष्ट्र की, नेशन की बाउंड्रीज के अंदर जो भी सेल परचेज हो रही है गुड्स या फिर सर्विसेज की, उनको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। ओके, नो कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी इज लेविड upon them as they are domestically produced and are meant for consuming domestically। ठीक है, कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी आपको पता है कब लगती है, जब भी आप गुड्स फॉरेन कंट्री से परचेज करते हो। इम्पोर्ट करना यानी कि फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स को परचेज करना या मंगाना। तो जब हम ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, क्योंकि ये इंटरनल ट्रेड है, विद इन द बाउंड्री परचेज और सेल हो रहा है, तो इस पर हमें कोई कस्टम ड्यूटी या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होती है। और क्योंकि ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि विद इन द टेरिटरी, विद इन इंडिया प्रोड्यूस हो रहा है और विद इन इंडिया कंज्यूम भी हो रहा है। जो भी हमारे परचेज है, जो कंज्यूमर है, वो भी आपके इंडिया के अंदर के ही हैं। ठीक है, तो इस पर कोई ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी लेवी नहीं होगी। ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड हमने पहले समझा क्या होता है, अब हम ये भी समझ लें दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कौन कौन से, एक होता है आपका होलसेल ट्रेड, दूसरा रिटेल ट्रेड। यानी अब हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर कहीं पे होलसेल ट्रेडिंग हो रही है तो वो आपकी इंटरनल ट्रेड है, यानी कि वो विद इन इंडिया, विद इन नेशनल बाउंड्रीज में ही हो रही है। और रिटेल ट्रेड भी आपकी इंटरनल ट्रेड का ही पार्ट है। ठीक है, मैंने ये देखिए पिक्चर्स के थ्रू समझाया है, ये होलसेल ट्रेडिंग का पिक्चर है और ये आपका रिटेलर। आगे इनमें हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे क्या होते हैं। होलसेल में आप ये मान के चलो कि यहाँ पे होलसेल में हम लोग बल्क में जो है सामान खरीदते हैं। जो होलसेलर होता है बल्क क्वांटिटी में खरीद लेता है, उसके बाद वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिटेलर्स को सप्लाई करता रहता है ना। क्योंकि देखिए हम लोग भी जानते हैं, कहते हैं ना कि अगर कहीं होलसेल मार्केट मिल जाए तो हमें अच्छा है, हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे कम प्राइस में मिल जाती है सामान। क्यों? क्योंकि वो अब प्राइस कम उनका इसी वजह से होता है क्योंकि एक वो लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से, तो इसी वजह से वो उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके वजह से हमें वो चीज़ सस्ती थोड़ी सी मिल जाती है इन कंपैरिजन ऑफ अगर आप नॉर्मल जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदते हो तो। ठीक है, तो ये हमने अपना पहला क्वेश्चन समझ लिया, इंटरनल ट्रेड। अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन पे लीड करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। यानी कि जो फिक्स्ड शॉप हैं, रिटेलर्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स से पहले तो मतलब ये समझिए क्या होता है फिक्स्ड, यानी कि उनकी शॉप कहीं ऐसी प्लेस है जहाँ पे वो फिक्स्ड है, परमानेंट है। अब उनके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की किस तरह की कैटेगरी के शॉप्स इसमें कवर होते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Fixed shop retailers are those who maintain a permanent establishment।
ओके, यानी कि उनका जो सेटअप होता है वो जिस जगह पे जिस प्लेस पे स्टैब्लिश होते हैं वो परमानेंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो आज उनका सेटअप बना है और अगले महीने या 6 महीने या ओवर साल भर के बाद वो वहाँ पे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसा इशू ना आए तो नहीं, लेकिन जो उनका इंटेंशन है वो वहाँ परमानेंट, यानी कि आपको 10 20 50 सालों से वो शॉप वहाँ की वहीं पे नजर आएगी। ठीक है, तो ऐसे शॉप को हम फिक्स शॉप कहते हैं। ठीक है, एंड कंडक्ट देयर बिजनेस फ्रॉम देयर, और वो अपने बिजनेस को वहीं से कंडक्ट करते हैं, उसी प्लेस उसी स्टैब्लिशमेंट से। ओके, दे डू नॉट नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू सेल देयर सर्विस एंड गुड्स। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाए अपने गुड्स या फिर सर्विसेज को सेल करने के लिए, कि हाँ उन्हें बेचना है। उन्होंने मान लीजिए अभी किसी मार्केट में अपना सेटअप बनाया, ठीक है, वहाँ पे उनकी सेल परचेज नहीं हो पाई तो फिर वो सेटअप उठा के दूसरी जगह जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी फिक्स्ड प्लेस होती है, वो वहीं से अपना ट्रेडिंग करते हैं। ओके, अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए, फिक्स प्लेस में मैंने दिखाया जैसे कि आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ जाते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स आ जाते हैं। ओके, सेकेंड हैंड गुड्स स्टोर आ गया, जहाँ पे आपको सारा जो है सामान सेकेंड हैंड मिलता है, जैसे कि इसमें आपके फर्नीचर हो गए, क्लोथिंग हो गए, बुक्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे फिक्स शॉप आपके जो है उसमें कवर होंगे। स्पेशलिटी स्टोर हो गए और स्ट्रीट हॉल होल्डर्स हो गए, ये सारे लोग आपके फिक्स शॉप रिटेलर्स में कवर होंगे। स्पेशलिटी स्टोर इन सब का आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी बस ये समझिए कि ये सारे आपकी फिक्स शॉप रिटेलिंग में कवर होते हैं। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर में भी आप कैसे कह सकते हो, कैसे आएंगे ये थोड़ा सा, क्योंकि ये स्ट्रीट यानी कि एज ए रोड साइड शॉप्स होती हैं, तो वो भी तो देखिए उनका भी तो परमानेंट ही स्टैब्लिशमेंट होता है कि हाँ, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन आप जब जाते हो तो आप देखते हो उसके साइड में बुक स्टॉल है, न्यूज़पेपर की शॉप है, या फिर कोई फूड प्लाजा है, ये सब वहाँ की परमानेंट ही तो इस्टेब्लिशमेंट हो। तो ये स्ट्रीट साइड हो गई, या बस स्टैंड पे आप जाते हो तो ये सब शॉप्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये फिक्स शॉप जो है उसमें कवर होंगे। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। They have a greater resource base and operate on a larger scale as compared to others. ठीक है, इनका जो रिसोर्स होता है, ये रिसोर्स बेस होते हैं और ऑपरेट ऑन अ लार्जर स्केल, मतलब इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत बड़े साइज में होते हैं और ये बड़े साइज में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अदर ट्रेडिंग के कंपेयर में, अदर ट्रेडिंग में जैसे आपका जो है चेन रिटेल हो गया, या फिर जो पेडलर्स हैं, है ना, और जो है ये सब जो भी छोटे मोटे ट्रेडर है जो इधर उधर आते जाते रहते हैं अपनी सेल परचेज को करने के लिए, उनके कंपेयर में इनके पास रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बहुत बड़े साइज में होता है, बड़े क्वांटिटी में होता है और लार्ज स्केल में ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जो है इनके पास थोड़े थोड़े स्टॉक्स हुए या किया, तो उस तरह से लार्ज उसमें करते। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रेटर रिसोर्सेज बेस होते हैं और ऑपरेट करते हैं लार्ज स्केल पे। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, द डील इन मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक, ये एक कैटेगरी से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एंड इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, और इनके पास कंज्यूमर के लिए ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों काइंड्स के प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, वन प्रोडक्ट से ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए आपका डिपार्टमेंटली स्टोर है, वहाँ पे आप अगर जाते हो तो आपको कितने सारी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं। मतलब अगर आप जो है मेडिकल का भी देखो तो वहाँ पे फर्स्ट एड किट्स भी प्रोवाइड, ग्रॉसरी में, है ना, और फिर आपको जो है क्या कहते हैं क्लोथिंग में मिल जाते हैं, मतलब सब कुछ आपको वन रूफ, अंडर वन रूफ सारा कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सब कुछ मिल जाता है। तो इस तरह के अगर हम देखें तो आपके जो फिक्स शॉप स्टोर है उसमें आपके जैसे हो जाते हैं रिलायंस फ्रेश हो गया, इजी डे हो गया, बिग बाजार हो गए, है ना, और जनरल स्टोर हो गए, ये सब लोग बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करते हैं और ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, देखिए जैसे मैंने ये बताया उसका फोटो लेकर के आप देख सकते हो, तो ये आपका डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया या जनरल स्टोर, इस तरह से आप दिखा सकते हो फिक्स शॉप। ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए डाली हैं जिससे कि आप और उसे कनेक्ट कर सको और समझने में आपको ईजी रहे। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, दे कैन प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज सच एज होम डिलीवरी, गुड्स सप्लाइड ऑन क्रेडिट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये
एडिशनल मतलब जो भी फिक्स शॉप हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो एडिशनल सर्विसेज मतलब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करते, उसके अलावा और भी कई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम डिलीवरी। आप अधिकतर देखो डिपार्टमेंटल स्टोर और ये सब तो बड़े बड़े स्टोर, यहाँ पे तो ये फैसिलिटीज़ होती ही हैं, लेकिन छोटे मोटे जनरल स्टोर वाले भी आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। गुड्स सप्लाइड ऑन क्रेडिट, वो अगर आप जब भी उधार में गुड्स आप खरीदना चाहो, आप राइट नाउ पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो भी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पूरी सर्विस की लिस्ट डाल रखी इस तरह के एग्जाम्पल में कि ये एटीएम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कि वो अपनी शॉप के साथ में ही बैंक से कांटेक्ट करके एटीएम स्टोर भी जो है खुलवा लेते हैं, कि जैसे कि अगर कस्टमर चाहे तो तुरंत तुरंत वो पैसे निकाल के वहाँ पे वो कर सकता है। पार्किंग फैसिलिटी, बहुत सारे जो मॉल्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बड़े, उनके यहाँ पार्किंग फैसिलिटी भी होती है। एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल कार्ड्स, मतलब वो ये भी कार्ड्स की भी देना। रेस्टोरेंट एंड कैफ़े भी प्रोवाइड करते हैं। होम डिलीवरी, एक्सटेंडेड वारंटी, कोई भी जैसे मान ली फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिया आपने उनकी शॉप से, तो उसकी वारंटी को भी एक्सटेंडेड, ऐसा भी होता है। ये सब आपने देखा होगा डे टू डे परचेजिंग में, है ना। एक्सचेंज पॉलिसी, कि कभी कभी होता है हमारा टीवी पुराना होता है, सीजनल ऑफर्स निकलते दिवाली होली के टाइम पे कि आप आओ चेंज करो, तो ये सब उनकी सर्विसेज ही तो हुई। गिफ्ट वाउचर्स देना, रिवॉर्ड पॉइंट्स देना, आजकल तो ये मार्केट के स्ट्रैटेजीज ही हो गई हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं, बस अब हमें उन्हें कनेक्ट करके अपने कॉपी में लिख देना है। ओके, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बीइंग फिक्स्ड इन वन प्लेस, दे हैव मोर क्रेडिबिलिटी इन आईज ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि ये एक ही प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये कंज्यूमर के लिए बहुत ही ट्रस्ट वर्दी हो जाती है बात, और उनका बहुत बिलीव भी क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है, अरे यार मुझे बस वहीं तक तो जाना है, वो नहीं उसी वहाँ पे मैं जाऊँगी, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, है ना। एक है हमें कि हाँ, हमारा माइंड सेट है कि हमें बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, हमें जो चाहिए बगल की शॉप में या डिपार्टमेंटल स्टोर में फटाफट गया, वहाँ हमें सब कुछ एट अंडर वन रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट पर्पज इज सर्व बाय होलसेलर प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ठीक है। जो है क्या जरूरत मतलब क्या पर्पस सर्व करता है होलसेलर जब वो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी वो किसको प्रोवाइड करेगा? मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। तो वो क्या, उसका क्या पर्पस सर्व हो रहा है ये सर्विस प्रोवाइड करने में, ठीक। तो चलिए देखते हैं। होलसेलर प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। तो सबसे पहले हम देखिए, ये देखिए यहाँ में मैंने एक डायग्राम बनाया है कि मैन्युफैक्चरर कौन है, यानी कि जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हैं, ठीक है। और वो गुड्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है, और वो अपने गुड्स की सप्लाई किसको करता है? होलसेलर को, ठीक। होलसेलर गुड्स बनाता नहीं है, ना ही प्रोड्यूस करता, वो सिर्फ ट्रेडिंग करता है, यानी कि उसने मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदा, अब उसके पास गुड्स पहुंच गया है, अब वो उसे फर्दर आगे ट्रांसफर करेगा, किसको? रिटेलर्स को, ठीक है। होलसेलर ट्रेडिंग किसके साथ करता है? रिटेलर्स के साथ। रिटेलर्स अल्टीमेटली कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर और रिटेलर। अब ये कह रहे हैं होलसेलर जो है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से उसका कौन सा पर्पज सॉल्व होता है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो पहला देखते हैं, दे परचेज गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ये गुड्स बल्क फ्रॉम में, यानी कि एक लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द परचेज गुड्स टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इनसे बड़ी क्वांटिटी में परचेज किया, तो अब जब वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो इनको स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गुड्स इनके पास गोदाम में बचा ही नहीं, इन्होंने सेल कर दिया है होलसेलर को। तो अब ये जो हेडक है कि स्टोर कौन करेगा? होलसेलर करेगा, क्योंकि होलसेलर आगे जो गुड्स को मूव कर रहा है वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं कर रहा है, वो स्मॉल क्वांटिटीज में कर रहा है, यानी वो रिटेलर को जो सप्लाईज दे रहा है वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में उसको दे रहा है, यानी कि स्टोरेज की फैसिलिटी होलसेलर को अपने यहाँ पे ही करनी पड़ेगी, ठीक। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरर का ये कॉस्ट भी सेव हो जाता है, क्योंकि स्टोरेज की कॉस्ट इनकर कर रहा है होलसेलर, ठीक। तो पहला पर्पज यही सॉल्व हुआ कि वो परचेज करता है गुड्स बल्क फ्रॉम में मैन्युफैक्चरर से, और स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करता है परचेज गुड्स को रिटेलर्स को इन स्मॉल क्वांटिटीज। सेकेंड कह रहा है, बीइंग सिचुएटेड नियर द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर नोन एज
एज प्लेस ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि ये जो होलसेल्स मार्केट होती है ये अधिकतर ऐसी जगह पे सिचुएटेड होती हैं जहाँ से ये ईजिली अपने सामान की सप्लाई कर सके रिटेलर्स के पास। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ये मैंने एक मैप लिया है जस्ट गूगल से ही। ठीक है, कि इसमें जो भी मेट्रो है ये है आपका पंजाब का। ठीक, पंजाब में कहाँ कहाँ पे मेट्रो शॉप्स हैं वो इन्होंने मैप पे इस तरह से बताया जिससे कि हमें लोकेशन इजीली पता चल सके कि हाँ ये अमृतसर में है, ये जालंधर में है, ये आपका चंडीगढ़ में है। इस तरह से ये तो मतलब एक सिटी वाइज है, और विद इन द सिटी वाइज भी आपका होती है लोकेशन, जिससे कि ये जस्ट एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। ठीक है, आप इससे बिल्कुल बस खाली कि हाँ हमें समझ में आए कि प्लेस यूटिलिटी क्या होती है, कि हम जान सके नियर ही होता है। अगर हम एक शहर, अगर हम अमृतसर शहर की बात करें तो हम अमृतसर विद इन अमृतसर भी देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें होलसेल मार्केट मिलेगी, वो हमारे आसपास ही होती है, जिससे कि वो रिटेलर्स को ईजिली सप्लाई कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी उनका पर्पज़ होता है क्योंकि ये नियर द सेंटर प्लेस पे ही होते हैं, और ये इससे कि ये प्लेस यूटिलिटी को जो है सब तक पहुँचाते हैं, अवेलेबिलिटी कराते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा क्या पर्पस है, द बल्क परचेजिंग डन बाय डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से मतलब यही हो गया होलसेलर, ठीक ना। बल्क परचेजिंग कौन करता है, होलसेलर। द बल्क परचेजिंग डन बाय डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प मैन्युफैक्चरर्स अंडरटेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन विदाउट वरिंग अबाउट स्टोरेज इशू। क्योंकि वो बल्क परचेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर से, तो एक तो उसको मैन्युफैक्चरर को ये भी ऑप्शन मिला कि वो प्रोडक्शन अपना हाई अप कर सकता है, वो बढ़ाएगा प्रोडक्शन, कि मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ गुड्स और गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद मैं कहाँ करूँगा, मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है और उसके बाद सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को कर देनी है, हमें स्टोरेज के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पर्पज़ है जो है एक होलसेलर सर्व करता है वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते समय। पहला यही, क्योंकि वेयर हाउसिंग फैसिलिटी उसी को ही प्रोवाइड करनी पड़ती, क्योंकि गुड्स उसको ही स्टोर करने पड़ते, ना मैन्युफैक्चरर स्टोर करता है और ना ही रिटेलर। रिटेलर उतना ही स्टोर रखता होगा जितना उसके पास गुड्स होता होगा, ठीक, क्योंकि स्मॉल क्वान्टिटी में वो परचेज करता है। उसके बाद दूसरा पर्पज़ ये, क्योंकि ये नियर होता है मार्केट, ऐसी मार्केट एरिया ऐसी लोकेशन पे होता है जिससे कि ईजिली वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो प्लेस ऑफ यूटिलिटी का पर्पज़ सॉल्व हो रहा है। दूसरा कि ये प्रोडक्शन को भी इन्हांस कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मैन्युफैक्चरर, क्योंकि लार्ज स्केल बल्क क्वांटिटी में वो परचेज करता है, तो मैन्युफैक्चरर उससे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करता है और उसको स्टोरेज के लिए भी सोचना नहीं पड़ता है। ओके, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, वो ये कह रहा है हाउ डज मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय होलसेलर बेनिफिट द मैन्युफैक्चरर। कि जो मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, होलसेलर, वो कैसे बेनिफिशियल हो रही है मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट तो इंफॉर्मेशन ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरर सिर्फ गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो अल्टीमेटली गुड्स की जो रीच है वो पहुंचती है होलसेलर देन रिटेलर के से होते हुए तब कंज्यूमर तक पहुंचती है, यानी कि वो डायरेक्ट लिंक में नहीं है कंज्यूमर के साथ में, तो इसलिए वो अवेयर नहीं हो सकता कि कंज्यूमर की नीड क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है। तो कैसे इसमें होलसेल रोल प्ले कर रहा है उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के। ओके, चलिए देखते हैं। Market information provided by wholesaler benefits manufacturer in the following ways. Information on preferences of customer and their taste. ठीक है, तो होलसेलर को पता होता है कि कस्टमर का प्रेफरेंसेस क्या है, टेस्ट क्या है। यहाँ पे देखिए जैसे एक कस्टमर है वो देख रहा है क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या है ना, ये सब चीज़ है, तो वो अपना डिसीजन लेगा कि मुझे कौन से ब्रांड का, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है होलसेलर को होता है इन्फॉर्मेशन, वो और वो उसे कैसे मिलती है, रिटेलर के थ्रू। रिटेलर उसको अवेयर कराता है, उसको इन्फो देता है और फिर यही इन्फो वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरर को जब पता चलेगा कि इस ब्रांड की, इस कंपनी की प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में डिमांडेड है, तो वो उसी का ही प्रोडक्शन करेगा। ठीक, फिर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन, ये इन्फॉर्मेशन कि हाँ मार्केट की कंडीशंस क्या चल रही है। अब जैसे कि मार्केट की कंडीशन डिपेंड करी कॉस्ट ऑफ लिविंग, लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लग्जीरियस गुड्स खरीद रहे हैं या फिर एसेंशियल गुड्स की नीड उनकी ज़्यादा है ना, इस तरह की। सप्लाई एंड डिमांड क्या है,
जैसे इस समय पेंडेमिक टाइम चल रहा है तो इस समय ज़्यादातर किस चीज़ों की ज़्यादा एसेंशियल चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, तो उसी की ही सप्लाई करना है। दूसरा डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन किस रेंज को ज़्यादा ऑफर कर रही है परचेज। जैसे कहें अगर हम सीनियर एज की बात करें यानी कि ओल्ड एज की बात करें, तो वो जो है उस टाइम पे अगर उनके पास पैसा है तो वो अगर वो कहें कि हाँ रेजिडेंशियल एरिया में देखें जाएं, उन्हें प्रॉपर्टी में सेल परचेज करना है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि वो जो है छोटे छोटे घर ले, क्योंकि उनकी सारी नीड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ पूरा उन्हें जस्ट फॉर लिविंग इन देयर होम वो वाला चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि हाँ अब उन्हें बहुत बड़े घर की ज़रूरत नहीं, तो उनकी नीड भी जो है डिफाइन करती कि क्या मार्केट की कंडीशन है। ठीक है, इस तरह से है। ओके, फिर हमारा जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है गुड्स दैट आर इन डिमांड अमंग कंज्यूमर। कौन से गुड्स की, मतलब सेकंड थर्ड ऑलमोस्ट सेम ही है आप कह सकते हो। इसमें प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि किस तरह का गुड्स का कैसा जो है हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है घटाना है। ठीक है, तीसरा फिर ये कह रहा है हमारा गुड्स दैट आर इन डिमांड अमंग कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के गुड्स बीच में कौन से गुड्स की डिमांड ज़्यादा है। कि इस समय जैसे अगर देखा जाए तो इस समय एसेंशियल चीज़ें जैसे आटा दाल चावल हो गया, सैनिटाइज़र हो गए, मास्क हो गए, ये सारी डिमांडेड ज़्यादा है, तो उस पर प्रोडक्शन देखिए बढ़ गया है। अभी इस टाइम पे देखा जाए तो क्लोथिंग की डिमांड्स बहुत कम है, खासतौर से फैंसी वियर ये सब इस समय कहाँ है, क्योंकि लोगों को घर से निकलना नहीं होता है, बाहर ज़्यादा जाना नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें डिफाइन करती हैं। फिर फोर्थ कह रहा है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट यूजिंग सच इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट सूट द कस्टमर नीड्स। ठीक है, लेवल ऑफ कंपटीशन भी जो है लेवल ऑफ कंपटीशन के इंफॉर्मेशन को यूज़ करके भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है वही गुड्स जो कंज्यूमर की नीड्स है। अब जैसे देखिए लेवल ऑफ कंपटीशन में मैंने यहाँ पे ये पिक्चर डाला है, आप देख सकते हो कि 4 टाइप के कंपटीशन होते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अभी नहीं, ये सब आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा। जस्ट मैंने डाल दिया कि एक अवेयरनेस बढ़ जाती कि हाँ अच्छा लेवल ऑफ कंपटीशन किस तरीके का होता है मार्केट में, तो यहाँ पे मैंने देख लिया। ठीक है, जैसे मोनोपोली है यानी कि नंबर ऑफ प्रोवाइडर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होगा या फिर ट्रेडर होगा वो मार्केट में एक ही टाइप का होगा, एक ही होगा। ओलिगोपोली में कुछ और भी हो सकते, फ्यू हैं। मोनोपोलिस्टिक में फ्यू, इसको आप देख लेना, जस्ट अभी बहुत ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इनिशियल है तो मैंने डाल दिया जिससे आपको हेल्प मिले। जितना से ज़्यादा हम अवेयर होते हैं ना तो उतना ही अच्छी हमारी ग्रिप हो जाती है, हमें हर बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल में पता होती है, आंसर लिखने में भी हेल्प होती है। ठीक है, आप देखना इसमें कितने सिमिलैरिटी क्या है गुड्स की, सर्विसेज की, ईजी ऑफ एंट्रेंस इनटू इंडस्ट्री, सप्लायर कौन है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया कि मार्केट इन्फॉर्मेशन होलसेलर को किस तरह से मैन्युफैक्चरर को बेनिफिशियल होती हैं, प्रोवाइड करती हैं बेनिफिट्स। ठीक, तो 4 तरीके हैं उनका, प्रेफरेंस टेस्ट के बेस पे, मार्केट कंडीशन के बेस पे, डिमांड्स के बेस पे और लेवल ऑफ कंपटीशन के बेस पे। ठीक, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज द होलसेलर हेल्प द मैन्युफैक्चरर इन अवेलिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि होलसेलर, अब पहले था कि कैसे उसको बेनिफिशियल है, अब ये कह रहा है कि कैसे वो उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर को। यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट में उसको कैसे सेविंग होनी स्टार्ट हो सकती है, इसमें होलसेलर कैसे उसकी हेल्प करता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। होलसेलर हेल्प मैन्युफैक्चरर इन अवेलिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, परचेज गुड्स इन बल्क क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू रिटेलर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। सबसे पहला चीज, पहले तो सेविंग यहीं पे यहाँ पे बता दी कि क्योंकि होलसेलर बहुत ही बल्क क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है, किससे, मैन्युफैक्चरर से, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग
टू रिटेलर, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। तो यहाँ पे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनकर हो रही वो है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब होल सेलर ने जो प्रोडक्शन किया उसे इस बात का सोचना नहीं है कि मैं अपना प्रोडक्शन कैसे आगे पहुँचाऊँगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है। तो ये सारा जो हेडेक है ये होल सेलर ने ले लिया कि हाँ वो उससे परचेज करेगा और डिस्ट्रीब्यूट की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा, रिटेलर्स तक वो पहुँचाएगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट सेव हो रहा है मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेव हुई है मैन्युफैक्चरर की। ओके, सेकंड कह रहा है बाय प्रोवाइडिंग मैन्युफैक्चरर्स विथ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रिड्यूस बर्डन ऑफ स्टोरेज। ओके, मैन्युफैक्चरर्स को वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करके वो उसकी स्टोरेज कॉस्ट के बर्डन को भी रिड्यूस करता है। कैसे? क्योंकि उसने नो डाउट पहले पॉइंट से हम इसको लिंक कर सकते हैं, उसने जो है बल्क क्वांटिटी में परचेज कर लिया, तो अब भाई जिसके पास सामान है जितनी ज़्यादा क्वांटिटी, स्टोरेज भी तो उसी को ही अपने पास रखना पड़ेगा ना, है ना। तो स्टोरेज, अब जब मैन्युफैक्चरर के पास गुड्स रह नहीं गया, उसने जितना प्रोडक्शन किया सीधे सीधे होलसेलर ने परचेज कर लिया, तो स्टोरेज फैसिलिटी भी उसको होलसेलर को अपने यहाँ ही रखनी पड़ेगी। और क्योंकि होलसेलर फर्दर जो सेल कर रहा है वो बल्क क्वांटिटी में नहीं कर रहा है, वो स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि स्टोर हाउस जो होगा वो होलसेलर के पास होगा। तो ये जो था स्टोरेज का बर्डन ये भी रिड्यूस हो गया मैन्युफैक्चरर का। ओके, थर्ड कह रहा है क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी एंड इनेबल मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन लार्ज स्केल। क्योंकि ये टाइम और प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, तो उससे वो जो है जब जिस टाइम पे नीड होती है प्रोडक्ट की, वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट हमें प्रोडक्शन करके देता है। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी यानी कि हम, क्योंकि होलसेलर का शॉप ऐसी जगह पे होता है, ऐसी लोकेलिटी, ऐसी लोकेशन में होता है जो नियर टू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो इससे हमें प्लेस यूटिलिटी मिल रही कि फटाफट उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में ईजी रहे। और टाइम, जैसा कि टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे जिन चीज़ों की नीड है, ये इन्फॉर्मेशन वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सप्लाई स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है टाइम और प्लेस यूटिलिटी कौन क्रिएट कर रहा है? होलसेलर क्रिएट कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर को गुड्स लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन्हांस होती है, मैन्युफैक्चरर को बहुत हेल्प मिल जाती है, और इस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को वो कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द टाइम, नीड, यूजर, सब कुछ अप्लाई करके करता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आज हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के ये क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया हो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है। बाकी अब मैंने बोला है कि मैं वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस डालने वाली हूँ, तो क्वेश्चंस ये हैं जो आपको, जिनके आंसर्स बताने हैं मेरे को। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, वेदर इम्पोर्ट ड्यूटी इज लेवी ऑन होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। क्या इम्पोर्ट ड्यूटी आपके होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड पे लेवी होती है, यानी कि उस पर अप्लाई होती, लगती है। यानी जब आप होलसेल से या रिटेल से कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उस पर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी होती है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वेदर जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सेकेंड हैंड गुड्स स्टोर प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक एक्सचेंज पॉलिसी, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी और होम डिलीवरी, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मैंने, ये है मेरा कि क्या जर्नल स्टोर हो गए या डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए या फिर सेकेंड हैंड स्टोर हो गए, ये आपको जो है एक्सचेंज पॉलिसी की सर्विसेज, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड फैसिलिटी और होम डिलीवरी, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? सिर्फ आपको यस और नो में बताना है, ठीक। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है, इज दिस ट्रू, होलसेलर परचेज गुड्स इन बल्क टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू रिटेलर्स इन स्मॉल क्वांटिटी। क्या ये बात एकदम सही है कि होलसेलर जो गुड्स परचेज करता है वो बल्क क्वांटिटी में करता है और फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में? क्या ये बात सही है? मतलब क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि बड़ी क्वांटिटी में गुड्स खरीदा और उसके बाद वो सेल कर रहा है रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटी में? क्या ये बात सही है? इसका भी आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट कैन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर। क्या जो मार्केट में कंपटीशन का लेवल चल रहा है, क्या वो प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा? जबकि प्रोड्यूसर का तो कनेक्शन ही नहीं है मार्केट से डायरेक्ट, है ना। एक बार सोच के देखिए, फिर आप मुझे इसका आंसर बताइए।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन्युफैक्चरर कैन सेव स्टोरेज कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कि क्या मैन्युफैक्चरर स्टोरेज कॉस्ट सेव करता है जबकि वो प्रोड्यूस कर रहा है एक लार्ज स्केल में, है ना। तो आप ये बताइए, क्या उसे गुड्स स्टोर करने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बताना है कि क्या वो सेव कर पाता है, ये बात सही है या नहीं सही है, ये जो कहा गया ये सही है या नहीं। ठीक है, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करके सुनिएगा, और अगर आप ये ढंग से आंसर दे पा रहे तो इट मीन्स आपने फोकसफुली जो है चीज़ों को समझा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, ये काफ़ी हेल्प करेगा। और इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये मैं अपने हर वीडियो में डालूँ या नहीं। ठीक है, ओके, फिर आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल वीडियोस। ओके, बाय बाय।